अगर चुप रहना ही धर्म था, तो मैं अधर्मी कहलाने को तैयार हूं। राज्य था विनायकपुर, छोटा लेकिन प्रतिष्ठित। लोग कहते, यहां राजा धर्म से चलता है और न्यायाधीश सत्य से। इस न्याय का संरक्षक था समरसेन। माता पिता को बचपन में खो चुका समरसेन को एक वृद्धा माइसा ने पाला था। वो उसकी मां नहीं थी, लेकिन उससे भी बढ़कर थी। उसने उसे भूख में रोटी दी थी, डर में हिम्मत दी थी, और सबसे ज्यादा एक वचन लिया था। बेटा, जो तू मेरा कहे, वचन दे कि कभी किसी को पीड़ा नहीं देगा, कभी खून नहीं करेगा और कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे जीवन कोई रूप ले। समरसेन ने बालक होते हुए भी सिर झुकाकर कहा था, मैं वचन देता हूं माइसा। उस दिन से समरसेन का जीवन केवल दो शब्दों पर टिका था, सत्य और वचन। समय बीता, वो एक महान विद्वान, योग्य न्यायविद और दृढ़ न्यायाधीश बना। एक नया दिन, एक नया केसवेरे का दरबार सजा हुआ था। एक अपराधी को पेश किया गया, कुशल सेनापति का पुत्र, नाम आर्यन। अभियोग, मंत्री पुत्र की हत्या। गवाह था एक बूढ़ा सेवक, जो बोला, मैंने देखा, आर्यन ने ही खंजर से वार किया। आर्यन के कपड़ों पर खून था। हत्या स्थल से उसका हथियार मिला। राजा विक्रमादित्य चिंतित थे, लेकिन बोले, न्याय के लिए समरसेन का निर्णय ही अंतिम होगा। समरसेन ने केस की फाइल खोली, आंखों से पढ़ा, लेकिन मन भटका नहीं। पर जैसे ही उसने सामने देखा, आर्यन आंखों में डर नहीं, सिर्फ शांति थी। आर्यन समरसेन के बचपन का मित्र था, एकमात्र व्यक्ति जिसने उस पर कभी दया नहीं, बराबरी का व्यवहार किया। जब भी उसे माइसा की सेवा करनी होती, आर्यन साथ आता। समरसेन को वो आज भी याद था। समर, तू न्याय कर, चाहे मेरे खिलाफ ही क्यों न हो। मैं डरता नहीं। पर अब वही आर्यन अपराधी था। कागज पर साक्ष्य स्पष्ट थे, लेकिन समरसेन के अंतर में कुछ कापा। उसी रात माइसा बीमार हो गई, बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। डॉक्टर बोला, इनकी सांसें बस गिनी चुनी है। माइसा ने समरसेन को पास बुलाया और कहा, बेटा, तू न्याय कर, पर मेरा वचन मत तोड़ना। मैंने तुझसे सिर्फ एक मांग की थी। समरसेन का गला सूख गया। उसने हां में सिर हिला दिया, पर भीतर द्वंद्व भड़क चुका था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में मंत्री चंद्रपाल और सेनापति सूर्यवीर के बीच सत्ता की खींचतान थी। आर्यन सूर्यवीर का बेटा था। चंद्रपाल को बार बार अपमान सहना पड़ता था। रानी ने समरसेन से कहा, मुझे लगता है ये हत्या व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक है। पर अगर आप किसी मंत्री को छानबीन में लाएंगे, तो संकट गहराएगा। समरसेन ने बस इतना कहा, न्याय को डर नहीं लगता। लेकिन उसने अब इस मामले को केवल हत्या नहीं, राजनीतिक चाल समझना शुरू किया। अगली सुनवाई में समरसेन ने पूछा, आर्यन, क्या तुमने हत्या की? आर्यन चुप रहा, फिर बोला, मुझे तुम्हारा वचन याद है समरसेन। मैं चाहता हूं तुम सिर्फ सत्य बोलो, लेकिन वो सच अभी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। समरसेन चौंका। उसकी आंखें उस सेवक पर गई, जो गवाह था। कुछ अस्वाभाविक था उसमें। उसके पैर कांप रहे थे। उसके हाथों पर वो निशान नहीं थे, जो उस दिन होने चाहिए थे अगर वो घटना स्थल पर था। दरबार भरा था। सामने खड़ा था आर्यन, शांत, संयमित, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो न्याय की कीमत समझ चुका हो। न्यायाधीश समरसेन के पास शब्द नहीं थे, बस प्रश्न थे। मां की सांसें धीरे धीरे घट रही थी, और राज्य की नजरें उस पर टिकी थी। उस रात समरसेन ने गुप्त रूप से सेवक गंगाराम के गांव जाकर पूछताछ की।
वहां की एक वृद्धा बोली, गंगाराम तो 3 महीने से बीमार था, बिस्तर पर पड़ा था। अगर वो हत्या वाली रात वहां था तो चमत्कार ही होगा। समरसेन चौंक गया। वो लौटा और फिर चुपचाप सेवक के घर पहुंचा। वहां एक पुराना संदेश मिला जिसे शायद फाड़ा गया था। गवाही के बदले तुम्हें रियासत मिलेगी। बस इतना कहना कि आर्यन को खंजर लिए देखा था। चंद्रपाल। अब पहेली धीरे धीरे साफ हो रही थी। अगली सुबह दरबार में समरसेन ने सेवक को बुलाया और पूछा, गंगाराम, क्या तुम हत्या वाली रात महल के पास थे? सेवक कांप उठा। हुजूर, मैंने जो देखा वही कहा था। मुझसे मत पूछिए। पर हम पूछेंगे, समरसेन बोले, क्योंकि तुम्हारे शब्द पर किसी की जिंदगी निर्भर है। तभी चंद्रपाल बीच में बोले, ये सब भटकाव है। गवाह बदलते रहेंगे, पर खून आर्यन के कपड़ों पर मिला है। समरसेन ने दस्तावेज फिर से मंगवाए। खून की जांच में पाया गया कि खून मंत्री पुत्र का नहीं, बल्कि घोड़े का था। क्या आर्यन ने खुद के ऊपर जानबूझकर खून डाला, या किसी ने उसके कपड़े बदले? इस प्रश्न के जवाब में समरसेन को एक और नाम याद आया, राजमहल के वस्त्रकार गणेशीलाल। गणेशीलाल दरबार में लाया गया। क्या आपने आर्यन के कपड़े धोने या बदलने का आदेश सुना था? जी नहीं। लेकिन उस रात कोई एक नया झोला बाहर छोड़ गया था, जिसमें आर्यन जैसे कपड़े थे और वे खून से सने थे। किसने छोड़ा था? मैं चेहरा नहीं पहचान पाया, पर वो छोटा कद था और बायां हाथ थोड़ा मुड़ा हुआ था। समरसेन की आंखें फैल गई। ये चंद्रपाल का निजी सेवक था, बालकुश। रात को समरसेन मां के पास गया। माइसा की सांसें टूट रही थी, पर चेतना बाकी थी। मां, उसने धीरे से कहा, अगर मैं तेरे उस वचन को निभाने के लिए चुप रह जाऊं कि मैं कभी किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, और मेरी उसी चुप्पी से एक बेगुनाह की जान चली जाए, तो क्या मैं तेरा सच्चा बेटा कहलाने लायक रहूंगा? माइसा ने उसकी ओर देखा और पहली बार आंसू टपके। बेटा, अगर मेरा वचन किसी निर्दोष की मौत का कारण बने, तो वो वचन अधर्म है, और जो वचन अधर्म को बढ़ाए, उसे तोड़ना ही धर्म है। दरबार अब शांत नहीं था, बल्कि भरा हुआ था कानाफूसी से, असहज निगाहों से, और एक टूटे हुए विश्वास के बोझ से। मंत्री चंद्रपाल गिरफ्तार था, लेकिन उसकी सत्ता की जड़ें गहरी थी। राजा जानते थे, सिर्फ गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। राजा विक्रमादित्य ने समरसेन को बुलाकर कहा, तुमने सच्चाई उजागर की, मैं आभारी हूं। लेकिन तुम समझते नहीं कि चंद्रपाल अकेला नहीं था। उसके पीछे कुछ दरबारी, कुछ व्यापारी, कुछ सैनिक भी हैं। अगर तुम उसे खुले दरबार में दोषी ठहराओगे, बगावत हो सकती है। समरसेन ने कहा, राजन, न्याय अधूरा हो तो दरबार स्थिर हो सकता है, पर आत्मा टूट जाती है। मैं जनता के सामने सच्चाई रखूंगा, चाहे जो हो। राजा मौन रहे। उन्होंने मना नहीं किया, पर समर्थन भी नहीं दिया। एक सप्ताह बाद विनायकपुर का सबसे बड़ा सार्वजनिक दरबार लगा। हजारों लोग एकत्र थे। मंच पर खड़े थे समरसेन, न्याय की तलवार; आर्यन, मौन साक्ष्य; चंद्रपाल, पकड़ा गया षड्यंत्रकारी; राजा, शांति की आशा में बैठा शासक। समरसेन ने बात शुरू की, आज मैं कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। मैं केवल घटनाएं रखूंगा और अंतिम सत्य जनता के सामने स्पष्ट करूंगा। हत्या की रात आर्यन महल में नहीं था। वो अपनी मां के इलाज के लिए चिकित्सक के पास गया था। गवाह झूठा था, क्योंकि वो बीमार था, फिर भी लाया गया। खून आर्यन का नहीं, पशु का था। कपड़े बदले गए, गुप्त रूप से। सब कुछ एक ही दिशा में इशारा करता है, सत्ता हटाओ, रास्ता साफ करो।
तभी समरसेन ने वो झुलसा हुआ संदेश भी प्रस्तुत किया। चंद्रपाल द्वारा भेजा गया। सभा सन्न थी, लेकिन अचानक चंद्रपाल हंसा। तुमने सच्चाई उजागर की, पर अब मैं तुम्हारी एक सच्चाई सामने लाता हूं। उसने जनता से कहा, यह वही समरसेन है जिसने अपनी मां को बचाने के लिए हफ्तों तक ये केस रोके रखा। जब उसके पास सबूत थे, तब भी वो चुप रहा। क्या यही है न्याय? सभा में हलचल मच गई। राजा उठ खड़े हुए। समरसेन, क्या ये सत्य है? समरसेन की नजरें नीची हो गई। हाँ, मैंने अपने अंतर को युद्ध में डाला। मां का वचन था, कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी को पीड़ा मत देना। और मैं जानता था, ये सत्य जब सामने आएगा तो मेरी मां टूट जाएगी। मैं डरा नहीं था, मैं बंधा हुआ था। न्याय मेरे भीतर चीख रहा था, पर मैं मौन था। सभा में सन्नाटा फैल गया। फिर समरसेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने न्याय मुकुट को उतार कर रख दिया। मैंने कोई अपराध नहीं किया, पर न्याय देर से किया, और जो देर करे उसे दंड मिलना चाहिए। तभी आर्यन सामने आया। समरसेन ने देर की, लेकिन वही वो अकेला व्यक्ति था जो सच को सह सका। मैं चाहता हूं कि वो अपना पद वापस ले, क्योंकि न्याय वो है जो अंत में सत्य से जुड़ा हो। सभा में नारे उठे, समरसेन जिंदाबाद। राजा ने कहा, आज विनायकपुर ने न केवल एक सच्चा न्याय पाया, बल्कि एक ऐसा बेटा जिसने मां का भी वचन निभाया और राज्य का भी। उस रात समरसेन को माइसा के कमरे में उसका लिखा एक पत्र मिला। वो मर चुकी थी। पत्र में लिखा था, बेटा, वचन तब तक महान होता है जब तक वो सच्चाई के विरुद्ध न जाए। मुझे गर्व है कि तूने मेरा वचन भी निभाया और सत्य का सम्मान भी किया। तू मेरा बेटा नहीं, मेरा उत्तराधिकारी है। क्या न्याय का अर्थ केवल सत्य है, या उसमें समय और साहस भी आवश्यक है? अगर ये कहानी आपके मन को छू गई, तो कृपया लाइक करें, अपनी राय कमेंट में दें और चैनल दर्पण को सब्सक्राइब करें।